हेलो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स के रोज फोन आते हैं कि सर आप तो ये बताइए सच कि इंग्लिश से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। और ये समस्या खास करके हिंदी मीडियम से जो बच्चे हैं उनके साथ बहुत ज्यादा है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे बोल तो लेते हैं लेकिन सेंटेंस कंस्ट्रक्शन उनके भी प्रॉपर नहीं होते हैं और उनको भी वोकैबुलरी का पूरा ज्ञान नहीं होता है, कॉन्सेप्ट के लिए नहीं होते हैं, पर वो थोड़ा बहुत बोल लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैं चाहूंगा कि ध्यान से सुने, गुमराह नहीं हो, सच जानिए। तो सबसे पहला आता है कि इंग्लिश कैसे सीखें। तो फ्रेंड्स इसके लिए सबसे पहली चीज आती है कि कोई भी सेंटेंस है मान लो हिंदी में, उसकी इंग्लिश कैसे बने। तो सबसे पहले चीज आती है कि जो हिंदी का सेंटेंस है उसकी पहचान क्या है, यानी कौन सा टेंस है, फिर उस टेंस के अंदर उसके हेल्पिंग वर्ब क्या हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, ये पहले नॉलेज में होना चाहिए, राइट। फिर उसके बाद आता है जो हिंदी का सेंटेंस है, आपने पहचान कर ली, उसके हेल्पिंग माइंड में आ गए, कौन सी फॉर्म लगेगी ये माइंड में आ गया। अब इसके बाद आता है हमारा सेंटेंस पैटर्न। इस सेंटेंस पैटर्न कई रूप के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, तो उस सेंटेंस की इंग्लिश कैसे बने, यानी हाउ टू सेट द सेंटेंस। जैसे हिंदी में एक सेंटेंस है, माँ सुबह रसोई में खाना पका रही थी। अब रही थी देख लिया आपने, अगर आपकी टेंस में अच्छी पकड़ है तो रही थी को देख के कह दोगे ये पास्ट कंटिन्यूअस है, इसके हेल्पिंग और वॉज और वर हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा, राइट। अब इसके बाद जब उसकी इंग्लिश बनाओगे तो सेंटेंस को सेट कैसे करें, दिस इज कॉल्ड सेंटेंस पैटर्न। तो सेंटेंस के कई रूप होते हैं, तो फ्रेंड्स सेंटेंस को सेट कैसे करें। अब माँ सुबह रसोई में खाना पका रही थी, तो सब्जेक्ट आ जाएगा, जो हम लोग कॉमन फॉर्मूला पढ़ते हैं, सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। तो माँ खाना पका रही थी तो मदर वॉज कुकिंग। अब तीन शब्द हैं, सुबह, रसोई और खाना। अब यहाँ स्टूडेंट को दिक्कत आती है कि सर पहले क्या लगाएं, पहले मैं खाना बोलूं या रसोई बोलूं या सुबह बोलूं या पहले सुबह बोलूं फिर खाना बोलूं, यानी सेंटेंस को सेट करना आना चाहिए। जब ये चीज आपको आती होगी तब आप हिंदी के सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे। फिर आती है बात कि हिंदी का जो सेंटेंस है उसमें जो शब्द आ रहे हैं उनके इंग्लिश वर्ड्स यानी कि मीनिंग आपको आनी चाहिए। फिर जो शब्द आ रहे हैं उनका जो इंग्लिश वर्ड्स हैं उनका प्रॉपर यूज आना चाहिए। जैसे मान लो एक वर्ड है नेशन, तो नेशन भी होता है, नेशनल भी होता है, नेशनलिटी भी होती है, नेशनलाइजेशन भी होता है, नेशनलाइज भी होता है, तो ये जो नेशन के जो शब्द बन रहे हैं इनके यूज भी तो आना चाहिए ना। आपको मालूम होना चाहिए नेशन कहाँ लगाना है, नेशनल कहाँ लगाना है, नेशनलिटी कहाँ लगाना है, नेशनलाइज क्या है, नेशनलिज्म क्या है ना। जैसे ब्यूटी है, अब ब्यूटी के जितने भी शब्द होते हैं, ब्यूटी भी है, फिर ब्यूटीफाई है, फिर ब्यूटीफुल है, फिर ब्यूटीफुली है, फिर ब्यूटिशियन है। तो जब तक हमें इन शब्दों का प्रॉपर यूज नहीं आएगा फ्रेंड्स, आप एक भी हिंदी के क्षण की इंग्लिश नहीं बना पाएंगे। मुझे ध्यान से सुन लें। तो ये चीज अपने माइंड में रखिए कि पहले आपको हिंदी के सेंटेंस की इंग्लिश बनाने के लिए करना क्या है। जब एक सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस जो होता है वो भाषा का यूनिट होता है, सेंटेंस के बाद सेंटेंस बोलते जाइए तो वो भाषा बन जाती है। तो पहला पड़ाव है कि हर हिंदी के सेंटेंस की इंग्लिश बनानी आनी चाहिए। इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस अगर बोलते हो तो आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि पहले क्या आएगा, फिर जैसे मान लो सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग और फिर वर्ब, फिर मान लो आगे 3 4 5 शब्द हैं तो पहले किसको हम सेट करें, ये आना जरूरी है। ओनली देन हम लोग अप टू द मार्क उसकी इंग्लिश बना पाएंगे। फिर आता है हमारे कॉन्सेप्ट का क्लियर होना। मान लो ऑल्दो के साथ यट लगता है नहीं लगता है। अब दो कॉन्सेप्ट हैं, कई लोग कहते हैं लगता है, कई कहते हैं नहीं लगता है। तो आपको मालूम होना चाहिए अगर ऑल्दो के साथ यट नहीं आ रहा है तो क्यों का नॉलेज होना चाहिए। जैसे मान लो इनफ वर्ड, अब इनफ का यूज आप एडजेक्टिव के साथ कर रहे हैं तो पहले इनफ आए या एडजेक्टिव, या पहले एडजेक्टिव आए फिर इनफ, ये मतलब कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। जैसे एज सून एज का सेंटेंस आ गया, अब एज के बाद 2 वाक्य आएंगे, उन दोनों सेंटेंस के बीच में देन लगेगा या नहीं, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। देन लगेगा तो क्यों, नहीं लगेगा तो क्यों। अब ऑल एज सून एज के साथ देन नहीं लगेगा, लगता नहीं है तो क्यों। अब उधर नो सूनर की बात करें तो नो सूनर के साथ देन लगता है। अब एज सून एज के साथ देन नहीं लगाना है, नो सूनर के साथ देन लगाना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी तो बात कर पाएंगे आप। तो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के बाद अप टू द मार्क बनाने के बाद फिर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर सेंटेंस में इनफ आ रहा है और एडजेक्टिव आ रहा है तो पहले मैं इनफ लिखूं या एडजेक्टिव, या पहले एडजेक्टिव फिर इनफ, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। आपका एज सून एज का सेंटेंस आ गया, अब एज सून एज के सेंटेंस को आगे जाके उसमें देन आना है नहीं आना है, लगाना है नहीं लगाना है। नो सूनर का आ गया तो उसके साथ देन लगेगा नहीं लगेगा, फिर देन कौन सा THAN या EN, ये सारी बातें नॉलेज में होंगी। ओनली
ओनली देन हम लोग एक सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद फिर आता है हिंदी में पैसिव सेंटेंस। हम लोग 12 टेंस पढ़ा के फ्री हो जाते हैं, लेकिन 12 टेंस से पूरी ट्रांसलेशन कवर नहीं होती है। मुझे ट्रांसलेशन पे कमांड कराने के लिए 3-3.5 महीने लग जाते हैं, क्योंकि मैं क्लासरूम प्रैक्टिस ज्यादा प्रोवाइड कराता हूँ, स्टूडेंट से खुद से सेंटेंस बनवाता हूँ। जब स्टूडेंट खुद सेंटेंस बोलते हैं, ऑनलाइन भी ऐसा ही है, कुछ सेंटेंस में स्क्रीन पे उनको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये हिंदी के सेंटेंस की इंग्लिश कैसे बनेगी, फिर उनको एक असाइनमेंट देते हैं 50 सेंटेंस का, आंसर की दे देते हैं ताकि वो बच्चे उसकी इंग्लिश बनाए और आंसर की से उसको मैच कर लें कि वो उनका लेवल कहाँ है और कितने सेंटेंस सही गए हैं। इवन देन अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो मैंने उन्हें कह रखा है कि आप सीधी मेरे से बात करें इन प्लेस ऑफ राइटिंग एनीथिंग इन कमेंट बॉक्स। मेरे से सीधी बात करते हैं तो मैं उनको अच्छी तरह से उनकी जो प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व कर पाता हूँ। तो ये बात आ जाती है पैसिव सेंटेंस। अब हिंदी में पैसिव सेंटेंस क्या होता है, पहले तो उसकी पहचान होनी चाहिए, फिर उसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, फिर उसका तरीका आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये सब चीजें होंगी तब जाके हम लोग ये कह पाएंगे कि हम इंग्लिश से छुटकारा पा सकते हैं। फिर आता है कॉम्पोजिशन। कई बार क्या होता है कि इंग्लिश की दुनिया में कई जगह इंग्लिश वर्ड्स नहीं मिलते हैं। सुनने के लिए शब्द है, सुनाने के लिए कोई शब्द नहीं है, टैल से काम चलाते हैं। पिटने के लिए शब्द है, पीटने के लिए कोई, मतलब पीटने के लिए शब्द है, पिटने के लिए खुद पिट के आता है, उसके लिए प्रॉपर वर्ड नहीं है इंग्लिश की दुनिया में। तो हमें उन शब्दों को, वो जो सेंटेंस है उसको कैसे कंपोज करें, अपनी बात को कैसे कहें, अपनी बात को कैसे इंटरप्रेट करें, ताकि जो सामने वाला है वो हमारी बात को अच्छी तरह से समझ जाए। तो ये चीज कंपोजिशन कहलाती है, राइट। अब जैसे मान लो मैंने ये कह दिया कि चिड़िया चुग गई खेत पछतावत क्या होता। अब इस सेंटेंस को हम अपने रूप में कैसे कहें? तो आपके पास अगर कंपोजिशन का नॉलेज है तो आप इसको यूं कह देंगे कि फिनिश योर आइसक्रीम बिफोर इट मेल्ट्स। फिर ग्लैमराइज करना कि कोई भी सेंटेंस को अच्छा कैसे बोलें। हमने आपसे नाम पूछा है ना, तो हम नाम पूछते हैं व्हाट इज योर नेम। एक जना बोलता है व्हाट्स योर गुड नेम, तो व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम और व्हाट्स योर गुड नेम, इनमें फर्क आ जाता है। हमने इसे और ग्लैमराइज करा और ये कहा हाउ मे आई कॉल यू, हेलो जेंटलमैन हाउ मे आई कॉल यू। तो आपको अपनी बात को अच्छे रूप में इंटरप्रेट करने का तरीका आना चाहिए। ये कब पॉसिबल होगा? जब आप खूब सारे कॉम्पोजिशंस पढ़ेंगे, पढ़ते 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 फिर आप खुद अपने माइंड से अपने कॉम्पोजिशंस बनाने लगेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब हिंदी का सेंटेंस आता है तो वहाँ मीनिंग नहीं आता है, तो उसको हम कंपोज कैसे करें। जैसे हमने कहा कि यह पिक्चर ज़्यादा नहीं चलेगी, कहने को फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है। हेल्पिंग आपको याद आ गया शैल विल, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ये तो आपने जो टेंस है उसको पकड़ लिया, उसके हेल्पिंग भी याद आ गया, फॉर्म कौन सी लगानी ये भी है। अब आपने बोल दिया यह पिक्चर ज़्यादा नहीं चलेगी, नेगेटिव सेंटेंस है, दिस मूवी विल नॉट। अब चलने के लिए यहाँ हाई आ गई। अब आप चलने के लिए आपके पास वर्ड नहीं है, ना आप रन लगा सकते हैं, ना गो लगा सकते हैं, ना कम लगा सकते हैं। अब यहाँ आपको सोचना पड़ जाएगा। तो अगर आपको कंपोजिशन का अच्छा नॉलेज है, वो कब होगा? जब आप कॉम्पोजिशंस पढ़ेंगे। तो हमारे फुल कोर्स के अंदर कॉम्पोजिशंस को लेके एक अलग से किताब बनाई गई है, उसको पढ़ते पढ़ते डेफिनेटली आप खुद को ये सेंटेंस को अच्छी तरह कंपोज कर पाएंगे। अब ये पिक्चर ज्यादा नहीं चलेगी तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे दिस मूवी विल नॉट। अब इसके बाद चलने के लिए वर्ड नहीं है, तो हमें कंपोज करना है इसे कैसे? तो दिस मूवी विल नॉट अर्न ए गुड बिजनेस। ये जो पिक्चर है ज्यादा व्यापार नहीं करेगी, जो पिक्चर ज्यादा दिन चलाएगी ज्यादा कमाएगी, जो कम दिन चलेगी कम कमाएगी। तो दिस मूवी विल नॉट अर्न ए गुड बिजनेस, है ना। जैसे अभी मैंने कहा आपका नाम क्या है, हाउ मे आई कॉल यू। तो कितना आप लोग अपनी लैंग्वेज को ग्लैमराइज कर सकते हैं, ये सारी चीजें जब होंगी तब जाके हम लोग इंग्लिश से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि इंग्लिश बहुत ही इजी लैंग्वेज है, लेकिन आप किसी मतलब जो गुमराह नहीं होए, जो मैंने बोला है उसके ऊपर विचार करें। और इंग्लिश सीखने का सही तरीका ये है, ये दिनों का या मतलब है ना घंटों का खेल नहीं है। तो मेरी बात को आपने ध्यान से सुना है तो फिर इस रास्ते पे चल दीजिए, और ये सारी की सारी चीजें मेरे फुल कोर्स में आपको मिलेंगी। लेकिन पहले आपको सेटिस्फाई होना है। आप YouTube पे जाइए, मेरा कंटेंट है फ्री, उसको आप देखिए और मानस बनाइए, डिटरमाइन करो कि क्या ये रास्ता सही है। और यही रास्ता सही है, क्योंकि जब तक हम सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे तब तक हम एक सेंटेंस की भी इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। तो फिर ड्राफ्टिंग और लैंग्वेज स्पोकन ये तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो फ्रेंड्स, गुमराह मत होइए, सच को जानिए और अपनी प्रॉब्लम को खत्म कीजिए।